हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट की क्लास में पढ़ा था चैप्टर नंबर 1। ये फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स का कर रहे थे हम। यस, बेसिकली हमने कुछ नहीं किया था, सिर्फ हमने बिजनेस का मतलब समझा था, इकोनॉमिक्स का मतलब समझा था। थोड़ा सा डिटेल में केस स्टडी करवाई थी आपको डिसीजन मेकिंग के ऊपर, है ना। पढ़ के आए हो घर से सारा, करके आए हो। ईजी लग रहा है कंसेप्ट इकोनॉमिक्स? कुछ हमने हार्ड एंड फास्ट तो कुछ रूल पढ़ा नहीं। जिन्होंने क्लास में नहीं लगा पाया या क्लास उनकी पेंडिंग थी, यूट्यूब पे क्लासेस पढ़ी है इकोनॉमिक्स की, लगा लेना। दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, आज बच्चों हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या? बिजनेस इकोनॉमिक्स किस बारे में सलाह करता है, किस बारे में डिस्कशन करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारी? बिजनेस इकोनॉमिक्स में बी डिफाइंड एज क्या चीज? यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक द डिसीजन। इकोनॉमिक एनालिसिस की वजह से हम डिसीजन को बनाए। आप बताओ, आने वाले टाइम में मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है, मेरे को पता है मेरे रॉ मटेरियल का प्राइस आज 10 रुपीज़ पर यूनिट है, पर केजी है। आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीक में मेरा प्राइस हो जाएगा 15 केजी पर के 15 केजी 50 रुपीज़ 15 पर केजी हो जाएगा। आज कितने? 10 रुपये। आने वाले टाइम में 15 रुपये किलो हो जाएगा। तो मेरा क्या डिसीजन बनाना है? मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वांटिटी में आज परचेज कर लूँ, ताकि आने वाले टाइम में मेरी कॉस्ट इंक्रीज ना हो। ये क्या, किसका डिसीजन होगा? ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का डिसीजन हो गया। बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी डिफाइन एज यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस का यूज किया मैंने, फ्यूचर प्रेडिक्शन करके 15 रुपए पर केजी के हिसाब से मैंने देखा, टू मेक बिजनेस डिसीजंस इन्वॉल्विंग द बेस्ट यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्केयर्स रिसोर्सेज। कि मैं मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन के सबसे कम से कम रिसोर्सेज, स्केयर मतलब कम रिसोर्सेज, यहाँ पे लिख लो लिमिटेड रिसोर्सेज। जो ऑर्गेनाइजेशन के पास लिमिटेड रिसोर्सेज पड़े हैं, मैं उनको कैसे यूटिलाइजेशन करूँ, कैसे यूज करूँ अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इसको क्या बोला जाता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। चलो, जॉन डीन डिफाइंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। किसका? इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। मैं कोई भी बिजनेस की फॉर्मूले पॉलिसी को फॉर्म करता हूँ, मैं क्या चीज देख के फॉर्म करता हूँ कि आने वाला इन्वायरमेंट कैसा है, क्या कस्टमर मेरे इस चीज को एक्सेप्ट करेगा, क्या मुझे इतने रुपए का प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो मैं इतने का सेल कर पाऊंगा, क्या कस्टमर मेरे को लेने के बाद मैं प्रॉपर उसको सर्विस दे पाऊंगा, उसका फीडबैक जान पाऊंगा। ये चीजें सारे इकोनॉमिक्स में हम डील करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अप्लाइड इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, एज इट इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ कौन कौन सी टेक्निक्स लगती है? क्वांटिटेटिव टेक्निक्स लगती है, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग मतलब रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। लिख लो, ऑप्टिमम रिलेशनशिप, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। इससे मुझे पता चल जाएगा बेस्ट पॉसिबल वे टू यूज द रिसोर्सेज इज कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग। रिग्रेशन एनालिसिस मींस टेक्निक है एक ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप बनाने की टेक्निक रिग्रेशन एनालिसिस। कैपिटल बजटिंग मतलब आज मुझे 3 मशीनें पड़ी है, कौन सा मशीन मुझे कितना बेनिफिट देगी, कितना कॉस्ट बचेगी। कैपिटल बजटिंग मतलब मैं मेरा कैपिटल फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए एक कैसे डिसीजन बनाऊं, कैपिटल बजटिंग टेक्निक से वो चीज़ मेरी बिजनेस इकोनॉमिक्स की हेल्प से मैं कर पाऊंगा। ब्रेक इवन एनालिसिस मतलब आज मैंने कोई बिजनेस खोला, मुझे उस बिजनेस बनाने में 1 लाख रुपए का सारा कॉस्ट लग रहा है, तो मैं प्रॉफिट कब कमा सकता हूँ? जब मैं उस प्रोडक्ट कितने में सेल करूँ? 1 लाख से ज़्यादा। 1 लाख से ज़्यादा सेल करूँगा तभी मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। ब्रेक इवन एनालिसिस मतलब मैंने कम से कम 1 लाख रुपए तक तो मैं मेरा बिजनेस को बनाए रखूं, 1 लाख रुपए तक का मैं मेरा बिजनेस रखूं, एटलीस्ट मैं बिजनेस में सर्वाइव कर पाऊं। कम से कम मेरा खर्चा तो कवर हो जाए। भैया आप बोलते ही नहीं यार, कम से कम मैं तुम्हें कॉस्ट पे बेच सकता हूँ सामान, इससे कम मैं नहीं बेच सकता, मैं नुकसान पे नहीं बेच सकता। दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन। हम डिटेल में करेंगे, शायद +2 लेवल पे आता है इसका डिस्कशन, ब्रेक इवन का। अकाउंट्स में आती है चीज। ब्रेक इवन मतलब हमने 100 रुपए की कॉस्ट है तो मैं 100 में ही सेल कर दूं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, ठीक है। कॉस्ट एनालिसिस मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम आप कर लो तो। कॉस्ट एनालिसिस मतलब कर लो बात, ठीक है, कर लो। कॉस्ट एनालिसिस मतलब कि मैं ऐसा क्या कॉस्ट बनाऊं कि मेरा कम से कम कॉस्ट पे
ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्ट बिक जाए। ठीक है, यस। आगे इन टेक्निक्स में हेल्प करते हैं। कौन सी? पहली कौन सी? लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग मतलब कि एक ऐसा टेक्निक जिससे मुझे पता चल जाए मेरा रिसोर्स सबसे बेस्ट क्या यूज हो सकता है। क्या आपके पास 1 लाख रुपए थे कल, 5 लाख रुपया मेरे को दे रहे थे इंटरेस्ट पे 5% पे, और 7% आपको बैंक में मिल रहा था। आपने कौन सा चूज किया? 7% बैंक वाला। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। क्या आपने डिसीजन लिया? बिजनेस इकोनॉमिक्स की हेल्प से लिया। ठीक है। सेकंड कौन सा था? रिग्रेशन एनालिसिस। दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप। डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशन है? डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी, उस हिसाब से एक रिलेशनशिप है, वो हमें हेल्प करेगा। थर्ड क्या? कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का क्या मतलब कि आज मेरे पास 4 मशीनें हैं, मुझे 4 कैमरा लेने हैं। कैमरा एक लेना है, 4 कैमरा मेरे सामने अलग अलग कंपनी के। कौन सा कैमरा मुझे सबसे सस्ती कॉस्ट पे, सबसे कम पैसों में सबसे बेटर क्वालिटी देगा? बिजनेस इकोनॉमिक्स की हेल्प से मैं डिसीजन ले पाऊंगा। उसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन मतलब कम से कम में यार, मैं 100 रुपए का प्रोडक्ट मेरा कॉस्ट रही है, मैंने आपसे 100 रुपए का एक पेन खरीदा, मैंने पारस को सेल करना है, मैं कम से कम 105 या 110 रुपए का बेचूंगा। मैं क्या करूं कि मेरे को बिजनेस में नुकसान ना हो, कम से कम एटलीस्ट 100 रुपए में तो बेच दूं, बिजनेस में तो बना रहूंगा कम से कम में। 100 से कम बेचूंगा मुझे नुकसान होगा। ब्रेक इवन इवन एनालिसिस का मतलब बेसिकली वही हो गया। उसके बाद कॉस्ट एनालिसिस कि मेरे को ये 100 रुपए का पेन पड़ रहा है, इससे मैं और क्या करूं कि मुझे 100 रुपए से कम का ये पेन पड़े। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट एनालिसिस। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जाता है जी। सिंपल शब्दों में समझना बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब। चलें आगे। आवर अप्रोच इन दिस टेक्स्ट इज टू फोकस ऑन द हार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। हमारा मेन फोकस है कि हमें कहाँ पे जाना है? बिजनेस इकोनॉमिक्स के हार्ट में जाना है। हार्ट का मतलब पर्टिकुलर दिल मत समझना, हार्ट का मतलब इतनी डेप्थ में जाना है इस चीज का। दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर एंड फर्म एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इन मार्केट्स। हम पढ़ेंगे माइक्रो और मैक्रो के बारे में। दिस थ्योरी हेल्प्स टू प्रोवाइड द बिजनेस फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग की बिजनेस डिसीजन अबाउट द एलोकेशन ऑफ फर्म्स केयर रिसोर्सेज। हम आपकी लास्ट की 2 क्लासेस आप पढ़ के नहीं आए थे, उसमें हमने पढ़ा था हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। हमारी डिमांड्स क्या है? अनलिमिटेड है। उसको सेटिस्फाई करना है, उसको कंप्लीट करना है। उस चीज को मैं क्या किसकी हेल्प से कर पाऊंगा? विद द हेल्प ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। वही चीज बताते हैं। ठीक है। अभी पेपर में एक स्टेप के एमसीक्यू आएंगे, वो हम सारे एमसीक्यू आपको डील करवा दूंगा किस कैसे कैसे पढ़ना है। सिंपल शब्दों में पढ़ना। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़े, +2 लेवल में पढ़ते आए हो। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज माइक्रो, सेकंड इज मैक्रो। माइक्रो मींस एक इंडिविजुअल एक सिंगल लेवल पे डिस्कशन करना, मैक्रो मतलब एक बड़े लेवल पे डिस्कशन करना। अब मैं बताता हूँ, आज एग्जांपल लेके समझो। मैंने एक्सपोर्ट किया सामान, एक्सपोर्ट मतलब मेरे गुड्स, ये मेरी कंपनी है, ये कंपनी है मेरी, मैंने एक्सपोर्ट्स किए कितने रुपए का? 10 करोड़ रुपए का मैंने गुड्स को इंडिया से बाहर भेजा। ये मैं किसकी स्टडी कर रहा हूँ? माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरे इंडियन मार्केट की जितनी कंपनियां हैं, 1,000 करोड़ का सामान कहाँ कहाँ बेचती है? फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करती है। ये मैं किसकी स्टडी कर रहा हूँ? मैक्रो। बेसिक फंडा समझ में आया? बेसिक मतलब समझ में आया? माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। मेरे पारस ने सीए फाउंडेशन बढ़िया नंबर से क्लियर कर दी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जीएससी के सारे स्टूडेंट्स ने जीए फाउंडेशन बढ़िया नंबर से क्लियर कर दी, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक होल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, एक होल बैच की बात कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। बेसिक मतलब समझ में आया? इकोनॉमिक्स हैज बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स। फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। Before explaining the nature of business economics, it is pertinent मतलब important, write down, it is important to understand the distinction between the two। इन दोनों के बीच में डिफरेंट जानना, डिस्टिंक्शन जानना बहुत जरूरी है। हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में बारे में पढ़े। देखो मैक्रो में के सामने क्या बना हुआ है? पूरा वर्ल्ड बना हुआ है, पूरा होल ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। माइक्रो के सामने एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री बनी हुई है, एक स्पेसिफिक वो चीज बनी हुई है। लो नहीं लो, ठीक है।
तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़े, बेस हमने कुछ नहीं कराया, बस थोड़ा सा पढ़ा था, ये माइक्रो करवा दूंगा आपको, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, मतलब इकोनॉमिक्स के बारे में सोचना बहुत छोटे लेवल पे, एक इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली क्या चीज है, द स्टडी, किसकी स्टडी, बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन विद इन एन इकोनॉमिक सिस्टम। एक प्रॉपर एक सिस्टम के अंदर इंडिविजुअल्स की और ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करना। आज मैं पारस की प्रॉपर एक अप्रोप्रिएट स्टडी कर रहा हूँ इंडिविजुअल लेवल पे, मैं आप सबकी स्टडी कर रहा हूँ मेरे मेरे इंडिविजुअल लेवल पे, सारे कोच सीए स्टूडेंट की ऑल ओवर इंडिया स्टडी कर रहा हूँ, ये कौन सा लेवल हो गया, मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल तो नहीं आया। इन अदर वर्ड्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स हाउ द इंडिविजुअल यूनिट्स, कौन कौन, कंज्यूमर और फर्म, मेक्स डिसीजन, कैसे डिसीजन बनाते हैं और कैसे वो अपने रिसोर्सेज को, स्केयर रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं एज पर द नीड। आपको, आपके पास 6 घंटे हैं, आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं, आप अपने हिसाब से मैनेज करोगे कि आपको 8 चैप्टर 6 आवर्स में कैसे पढ़ने हैं, ऑब्वियसली। और वही चैप्टर सपोज करो 8 की जगह 4 आ जाए, तो आपके पास टाइम और मिल जाएगा, टाइम तो उतना ही है 6 घंटे, आपके रिसोर्स तो 6 घंटे ही आपके पास, एफिशिएंट कितना डालना है उस हिसाब से आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स की मदद से आप माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको बताएगा, ठीक है। हियर द फोकस इज ऑन स्मॉल नंबर ऑफ आवर ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप के नंबर पे करना, रादर देन सारे सबको एक साथ पढ़ के। देयरफॉर इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग इन द वाइडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इससे माइक्रो इकोनॉमिक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है कि बड़े एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। आज की बात करें, स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ रहे हैं, मुझे मेरा क्या कंसर्न होगा कि जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हैं या वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेरा कंसर्न ये होगा। बाकी स्टूडेंट्स लेट्स सपोज कोई नहीं पढ़ रहा अच्छे से, मेरा उस पर तो कंसर्न नहीं होगा, मेन तो मैं भी सोचूंगा इंडिविजुअल लेवल पे। सेम माइक्रो इकोनॉमिक्स को डील करता है, किस किस को, प्रोडक्ट के प्राइस को। आज मैंने सपोज करो एक पेन बनाया, मैं खुद एक मैन्युफैक्चरर हूँ पेन का, पेन बनाने में मेरे 20 रुपीज़ लगे बनाने में, उसके एडवर्टाइजमेंट में मेरे 2 रुपीज़ लगे, उसकी पैकेजिंग सेलिंग में मेरे 1 रुपीज़ लगा, टोटल कॉस्ट कितने की आ गई मेरी, 23 की। अब मार्केट में कितने के बिक रहे हैं वो सेम पेन 25 का, तो मैं मैक्सिमम कॉस्ट कितने की कर सकता हूँ, सेल 25 की कर सकता हूँ। क्या मैं 26 की करना सही रहेगा, नहीं, कस्टमर मेरे से क्यों लेगा, कस्टमर भागा भागा 25 वाले के पास आएगा ना। अब मुझे प्रॉफिट 2 रुपये से ज़्यादा कमाना है, मैं प्रॉफिट कमा कितना रहा हूँ, 25 माइनस 23, 2 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू अर्न मोर देन 2 रुपीज़, देन वट आई हैव टू डू, कैन आई सेल माई सेलिंग प्राइस, यस या नो, नहीं, मैं कर ही नहीं सकता सेल प्राइस को इंक्रीज, क्योंकि कंपटीशन इतना है, कहीं और चले जाएंगे। सेकंड, क्या मैं मेरी कॉस्ट को कम कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग कर सकता हूँ कैसे ना कैसे करके, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट प्राइस। प्रोडक्ट का मैं प्राइस कम कर सकता हूँ, मैं सेल नहीं बढ़ा सकता। आपको मैं थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में डिटेल में कराऊंगा ऐसा क्यों होता है। कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब कस्टमर की नीड्स को अगर मैं सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ तो मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स उसकी स्टडी करता है कि मेरा जो ग्राहक आया, कस्टमर आया, कंज्यूमर आया, वो खुश है, मतलब मेरा बिजनेस सक्सेसफुल। वही खुश नहीं है तो मैं बिजनेस में सस्टेन नहीं कर पाऊंगा। फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर मतलब वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर्स होते हैं, उनकी क्या कॉस्ट पड़ रही है, ओवरऑल खर्चा क्या पड़ रहा है बिजनेस में, वो चीज़। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सेक्शन ऑफ पीपल, बहुत तरह के लोग होते हैं, उनकी कंपनी में से वेजिस, सैलरी हम देते हैं वर्कमैन को, एम्प्लॉयज़ को, उनकी पर्टिकुलर क्या इकोनॉमिक कंडीशन है उस चीज़ में बताएगा। बिहेवियर ऑफ फर्म मतलब कॉम्पिटिशन की बात, यहाँ पे लिख लो कॉम्पिटिशन। कंपटीशन मार्केट में कैसा चल रहा है, कंपटीशन अगर बहुत ज़्यादा हाई है मेरे बिजनेस के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी। कंपटीशन कम है मतलब मोनोपोली मेरी मार्केट में बन रही है, मैं इजली स्कोर पकड़। और मेरी इंडस्ट्री की लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ मेरा बिजनेस यूनिट है। अगर सपोज करो मैं एक गांव में रहता हूँ, आई एम लिविंग इन ए विलेज जहाँ पर कोई केमिस्ट की शॉप नहीं है, दवाइयाँ इज आर बेसिक नेसेसिटी, कोई भी मेडिसिन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है आज, मैंने वहाँ पे एक शॉप खोल ली, क्या मेरा बिजनेस चलेगा, वो बिल्कुल चलेगा। लोकेशन इतनी है प्राइम, मैंने अच्छी खोली है। यदि उस लाइन में 10 दुकानें हैं मेडिकल की सेम, क्या मैं एक और खोल सकता हूँ, सर खोल तो लूँगा पर बिजनेस नहीं चलेगा क्योंकि कस्टमर मेरे सारे बढ़ जाएंगे। तो लोकेशन ऑफ द फर्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इन डिटरमिनिंग द माइक्रो इकोनॉमिक्स एट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। बोला है सिर्फ याद नहीं करना, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स आपको याद नहीं करना, सिर्फ आपको समझना है। पेपर में आएगा ABCD करके टिक करना है। OMR शीट आपको दी जाएगी आफ्टर द कंप्लीटिंग द सिलेबस, पेपर कैसा आएगा, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है,
पेन से करना है, पेंसिल से करना है, सारा आपको बताया जाएगा। ओके चलें। स्कोप, स्कोप क्या होगा? देखो मैंने आपको बताया थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, बताया डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, बताता है कितना प्रोडक्ट की क्या डिमांड है। फैक्टर प्राइसिंग, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, क्या कौन कौन से फैक्टर होंगे हमारे, उसके बारे में डिटेल में करेंगे। और इकोनॉमिक वेलफेयर, क्या मेरी एफिशिएंसी प्रोडक्शन में आ रही है, कैसे कस्टमर उसको कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे मेरी ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी आ रही है। माइक्रो लेवल पे समझ में आया बच्चों? बहुत सिंपल था। एमसीक्यू करवाऊंगा ना जब आपको, तब आपको समझ में आएगा कि हम इतने इजी कैसे हो सकते हैं। एक और बस ऐसे समझना, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, यस, नोट सही लग रहे हैं, सही इंटरेस्टिंग लग रहे हैं सब्जेक्ट, इसीलिए इतनी पिक्चर मैंने इकोनॉमिक सब्जेक्ट में डाली। आप चेक करना लॉ के अंदर जब आपको मिलेंगे और नोट्स, उसमें इतनी पिक्चर नहीं होंगी, क्योंकि पिक्चर बन की वजह से सिर्फ हमें मेमोरी में सस्टेन रह जाता है, चीज़ को देख के दिमाग में हमारे रिटेन रह जाती है वो चीज़, और पिक्चर से साइड बाय साइड थोड़ा कंसेप्ट भी इंटरेस्टिंग बन जाता है, रादर देन सिर्फ एक थ्योरी पढ़ते रहो यार, बोरिंग हो जाती है कुछ पॉइंट पे जाके। अब देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब मैं क्या बात करूं बड़े लेवल की। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी बात कर रहा है? पूरे के पूरे होल वर्ल्ड की, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इन कॉन्ट्रास्ट इज द स्टडी ऑफ क्या? ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना और द इकोनॉमी एज होल रादर देन इंडिविजुअल पार्ट। मेरे पास टोटल स्टूडेंट 200 है, 200 सीए स्टूडेंट्स है, ये किसकी स्टडी कर रहा हूं मैं? माइक्रो या मैक्रो? माइक्रो लेवल पे। पूरे इंडिया में 20,000 सीए स्टूडेंट्स हैं, ये किसकी स्टडी है? मैक्रो की। यही तो फर्क है माइक्रो मैक्रो में। Accordingly, in macroeconomics, we study the behavior of large economic aggregates such as overall level of output, total level of output, कितनी प्रोडक्शन हो रही है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितनी रोजगारी है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, टोटल कंजम्पशन, कितना प्रोडक्ट लोग यूज कर रहे हैं, टोटल सेविंग कितनी बचत कर रहे हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना खर्चा कर रहे हैं, कितने एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, कितने इंपोर्ट्स हो रहे हैं, कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है। इन सबको एक साथ पढ़ना किसको बोला जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मेरे ख्याल से प्लस 2 में पढ़ के आए हुई चीजें आप, है ना। इट एनालिसिस द ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच फर्म, गवर्नमेंट, हाउसहोल्ड ऑपरेट एंड मेक डिसीजन। हाउएवर इट शुड बी केप्ट इन द माइंड दैट दिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ इन्यूमरेबल डिसीजन। मतलब यहाँ पे लिख लो मल्टीपल, इन्यूमरेबल की जगह लिख लो मल्टीपल, मल्टीपल डिसीजन लिए जाते हैं मिलियंस ऑफ डिफरेंट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर होंगे, बहुत सारे कस्टमर होंगे, बहुत सारे शॉपकीपर्स होंगे, अलग अलग इंडिविजुअल लेवल माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी करेंगे। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो एक ही स्टडी होगी ओवरऑल एक लेवल पे, ठीक है। अब देखो ए फ्यू एरिया कौन कौन से मैक्रो में आएंगे, कौन कौन सा? नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट। हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 ऑफ इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम के बारे में। आप शायद पढ़ के भी आए हो, जीडीपी एनडीपी प्लस 2 लेवल पे, सेम वही चीज होती है। मैक्रो लेवल की बात करते हैं। जनरल प्राइस लेवल और इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट का बैंक का इंटरेस्ट रेट है। आज बैंक आपसे सपोज करो लोन दे रहा है आपको 3-6% पे, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एसबीआई आपको इंटरेस्ट दे रहा है 6% में, गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई है। क्या पूरे इंडिया में यही रेट होगा? ऑब्वियसली यही रेट होगा। गवर्नमेंट ने जब लॉन्च की है क्या रेट चल रहा है? एक ही सिंपल सेम रेट। बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ के आए हो प्लस 2 में, क्या होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड? बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस चैप्टर होता था आपके इकोनॉमिक्स के अंदर, प्लस 2 में पढ़ के आए हो। यस, वही चीज की इंपोर्ट्स हमारा एक्सपोर्ट के कितने परसेंट कैसे इक्वल है, क्या इन दोनों के अंदर बीच में हमारा एक रेट बन रहा है। अगर मैं इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहा हूँ, इससे मेरा इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, क्योंकि डॉलर का रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। वो चीज हम पढ़ेंगे मनी फ्लो और इंटरनेशनल मार्केट में चैप्टर है। एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, मेरी करेंसी की क्या वैल्यू चल रही है। जस्ट मैंने 1 सेकंड पहले डॉलर की बात की थी, आप भी क्या देखो, है ना। ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग में टोटल कितने इंडिया में सेविंग हो रही है, कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या लेवल की एम्प्लॉयमेंट है, कितना इकोनॉमिक रेट का ग्रोथ है, ठीक है, वो चीज पढ़ेंगे। While business economics is basically concerned with microeconomics, macroeconomics analysis also got an important role to play. Macroeconomics analysis the background of economic condition in an economy, while immensely influence the individual firm decision performance as well as its decisions. Individual firm के decision को भी influence करेगा और
ओवरऑल लेवल पे भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा। बिजनेस फर्म्स नीड ए थोरो मतलब यहाँ पे लिख लो डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेगा किसकी, मैक्रो इकोनॉमिक की। इन्वायरमेंट इन विच दे हैव टू फंक्शन। अब मेरी बात एक थोड़ा सा एग्जांपल कराता हूँ आपको, देखो सिर्फ यहाँ देखना बोर्ड पे। बच्चों मैंने काम स्टार्ट किया एबीसी एंटरप्राइजेज, लेट्स सपोज। अब मेरी माइक्रो इकोनॉमिक से कौन कौन से फैक्टर होंगे जो मुझे इस पे फर्क पड़ेगा। सबसे पहला क्या, प्रॉफिट है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये मेरा, सॉरी फैक्टर प्राइसिंग का मैंने पढ़ा, फैक्टर है ये। प्रॉफिट मेरा बढ़ेगा तो मैं मोटिवेटेड रहूंगा, तो मेरा फर्क पड़ेगा इंडिविजुअल लेवल पे, बिल्कुल। और कॉस्ट, जितनी ज़्यादा कॉस्ट कम होगी उतनी ज़्यादा मैं सही रहूंगा, खुश रहूंगा। सेल्स, और क्या मैं डाल सकता हूँ कंपटीशन, बिल्कुल डाल सकते हो सर आप। कंपटीशन मेरा बढ़ गया, इंडिविजुअल लेवल मेरे को फर्क पड़ेगा, पड़ेगा। और रिलेशन बिटवीन विद एम्प्लॉयज, अगर एम्प्लॉयज और एम्प्लॉय का रिलेशन अच्छा नहीं है, बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। ये सारे मेरी किसकी स्टडी होगी, माइक्रो इकोनॉमिक। अब मैंने एबीसी एंटरप्राइजेस खोला, मेरे लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, इनकी स्टडी को समझना मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल था। क्या मेरे लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी को समझना इंपॉर्टेंट है, यस क्या ना, बताओ बताओ। गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी का टैक्स रेट लगा दिया। पहले मेरी आइटम थी 5% की, बढ़ा के कितनी कर दी, 12%। अब है तो एक्सटर्नल से आया है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। क्या मेरे बिजनेस को इंपैक्ट करेगा ये, बिल्कुल करेगा यार। मेरा प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, कस्टमर थोड़ी ना परचेज करेगा मेरे से महंगा, या मुझे कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, नहीं तो लॉस उठाना पड़ेगा। गाड़ियों के प्राइस कम हुए थे साल 2 साल पहले, जीएसटी कम हुआ था, ऑटोमेटिकली सेल कितनी बढ़ गई थी होंडाई की, आई थी ना केस, न्यूज आई थी उसकी। सेम उसी तरह एक्सटर्नल फैक्टर भी इंपैक्ट करेंगे। साइड बाय साइड टेक्नोलॉजी पढ़ते हो कैसे, पहले मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था, टेक्नोलॉजी आ गई, स्टूडेंट्स को आजकल व्हाइट बोर्ड को +2 लेवल तक कर सकते हैं, उसके बाद उनको चाहते हैं यार थोड़ी स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ा जाए। क्या टेक्नोलॉजी आने से मेरे पुराने जो कस्टमर थे वो तो चलो रहे, नए कस्टमर मुश्किल रहेंगे आना, क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटर ऑलरेडी लेट्स सपोज मतलब टेक्नोलॉजी बेस से पढ़ा रहे हैं, लेट्स सपोज, तो आएगा फर्क पड़ेगा। टेक्नोलॉजी मेरे एक्सटर्नल बाहर से आ गई भैया। और कौन कौन सी, इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे सर, मेरी जो कंपनी थी ना वो एयर पोल्यूशन करती थी, एबी सेंटर पे से धुआं निकलता था, स्मोक निकलता था, तो मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था। गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया कि इसको यहाँ से बाहर निकालो, शहर से बाहर लेकर जाओ, पूरा शहर में प्रदूषित कर रहे हो, पूरे शहर को आप पोल्यूटेड कर रहे हो। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर मेरे कंपनी में इम्पैक्ट करेगा, बिल्कुल। मतलब मुझे आज एबीसी एंटरप्राइजेस खोलना है तो मुझे डिटेल में माइक्रो एंड मैक्रो की स्टडी करनी पड़ेगी। अगर मैं सिर्फ माइक्रो की करके चलूंगा मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। गारंटी मेरी, किसी भी बिजनेस का बात लेके चलो, बहुत तरह के फैक्टर्स होते हैं जो हमारे एक्सटर्नल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से भी आते हैं। मैक्रो की स्टडी करने के लिए मेरे को किस पे निर्भर रहना पड़ेगा, किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा सर, स्वोट एनालिसिस होता है, हम पढ़ेंगे सीए इंटर में पेपर नंबर 6, सब पेपर नंबर बी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ते हैं स्वोट एनालिसिस। SW मेरा किसकी बात करते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट की, माइक्रो एनवायरनमेंट की। OT किसकी बात करते हैं, मैक्रो की। सर व्हाट इज SW, SW मतलब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं 6 घंटे तक पढ़ा सकता हूं लगातार, दैट इज माई स्ट्रेंथ। फायदा किसको होगा, अल्टीमेटली इंटरनल बिजनेस को होगा, 6 घंटे। मेरी वीकनेस क्या है, यार मैं ना 50 स्टूडेंट से ज़्यादा के सामने मैं ना स्टेज फियर हो जाता है मुझे, मैं पढ़ा नहीं सकता। 51 स्टूडेंट के सामने मैं पढ़ा नहीं सकूंगा, एक ग्रुप तक पढ़ा सकूंगा, उसके बाद मुझे ना थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ मैं, दैट इज माई वीकनेस। मैं किसको डिपेंड फर्क पड़ेगा इससे, मेरे ऑर्गेनाइजेशन को, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक। समझ में आया। अब आउटसाइड बाहर से क्या चीजें आएगी, OT, वोट में पढ़ा, SW इंटरनली, OT मैक्रो। OT मतलब अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, मुझे अपॉर्चुनिटीज क्या मिलेगी बाहर से, मैंने एडवर्टाइजमेंट करवाई, ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट पे स्टूडेंट्स आएंगे, ये मेरे लिए क्या है, एक
अपॉर्चुनिटी है। मैंने एडवर्टाइजमेंट करी, ऑनलाइन ऐप के थ्रू आपको क्लासेस पहुंचाई, इससे मुझे क्या मिलेगी? अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। थ्रेट क्या आएगा? मुझे अपॉर्चुनिटी कहां से आई? ऑब्वियसली आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से आई। थ्रेट मुझे कहां से आएगा? एक और सामने किसी ने एक बोर्ड लगा लिया मेरे घर के जस्ट बिल्कुल सामने इंस्टीट्यूट के, सेम कोचिंग हम देंगे, क्या रेट पे? जितना सर ने दिया उससे भी कम पे। काइंड ऑफ कोई एक ऐसा कॉम्पिटिशन आ गया मार्केट में मेरे से भिड़ने के लिए, मेरे लिए क्या आ गया? वो थ्रेट कहां से आया? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। टैक्स रेट आया आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, इस पे इतना % टैक्स देना है, मेरे लिए खर्चा बढ़ेगा। समझ में आया माइक्रो इकोनॉमिक्स? कहाँ तक मैं डिटेल में ले गया आपको? MCQ करोगे ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पढ़े? फॉर एग्जाम्पल, नॉलेज रिगार्डिंग कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई के बारे में पढ़ना। किसकी बात करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स की। गवर्नमेंट क्या इंटरेस्ट रेट लॉन्च किया हुआ है? मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता है। मोर ओवर द लॉन्ग टर्म ट्रेंड बिजनेस का क्या है? ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स बताएंगे। जनरल रीडिंग। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे लिखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पे 2 से 3 नंबर के MCQ पक्का आ सकते हैं। नेचर पे 7 नेचर है, एक एक चीज को मैं डिटेल में कराता हूँ। चले, ये सारा रीड सेल्फ है, पढ़े से 10 नेचर से स्टार्ट करें। बिजनेस इकोनॉमिक क्या है? ये कराने से पहले मैं आपको इकोनॉमिक और बिजनेस इकोनॉमिक्स में एक डिफरेंस कराना चाहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक। आ जाओ, बहुत अच्छा डिफरेंस बनाया हुआ है हमने। देखो इतना टाइम नहीं लगना, 18 नंबर पेज पे है बच्चों, पेज नंबर 18। एक यूनिट हमारा, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। देखो बहुत स्कोरिंग है। इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में बेसिक मतलब मीनिंग। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स फ्रेमिंग द, फ्रेमिंग मतलब अप्लाइंग द इकोनॉमिक प्रिंसिपल टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रिंसिपल लगाना, इकोनॉमिक प्रिंसिपल को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फ्रेमिंग मतलब फ्रेम करना। ये क्या? इट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कैसे सर? मेरे पास कितना रुपए है? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने ये इंटरेस्ट पे चढ़ा दिया 5% पे, ठीक है। ये मैंने क्या किया? इकोनॉमिक्स की मदद से मैंने ये चीज़ बना दी कि मेरे को इतना रुपया मार्केट में चढ़ाना है। फ्रेम करने एक प्रिंसिपल, एक इकोनॉमिक पॉलिसी मैंने फ्रेम करी, इकोनॉमिक प्रिंसिपल फ्रेम किया कि मेरे पास जो पैसा आएगा उसको मैं कैश को अपने गले में, अपने ड्रॉर में नहीं रखूंगा, मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा ताकि मुझे उस पैसे का यूटिलाइजेशन होकर इंटरेस्ट मिल सके। ये मैंने इकोनॉमिक प्रिंसिपल बनाया। अब एक्चुअल मेरे पास वो पैसा आ गया, अब मैं क्या करूंगा? उस प्रिंसिपल को अप्लाई करूंगा। अब मैं पहले मैंने सोचा था पैसा आएगा मैं इतना करूंगा, मैंने इकोनॉमिक प्रिंसिपल बनाए, फ्रेम किए, अब वो पैसा मेरे पास आ चुका है, अब मैं उसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ, दैट इज मैं अप्लाई कर रहा हूँ उस प्रिंसिपल को। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स बताता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड, करेक्टर क्या? इकोनॉमिक्स किसकी बात करते हैं? बोथ मैक्रो और माइक्रो की। बिजनेस इकोनॉमिक मतलब सिर्फ माइक्रो लेवल की बात करते हैं, इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक में दोनों आ गए, बिजनेस इकोनॉमिक में सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक आ गया। हाँ फैक्टर इसको दोनों इफेक्ट करेंगे, माइक्रो मैक्रो, बट स्टार्टिंग में किसकी बात करेगा? ये माइक्रो इकोनॉमिक की, छोटे लेवल पे, अपने लेवल पे। मेन टास्क क्या है इसका? द फुलफिलमेंट ऑफ द नीड ऑफ इंडिविजुअल एंड एंटिटी। लोग क्या चाहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है, इकोनॉमिक का वो मतलब है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स का भाई पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी क्या चाहती है, उसका ये फोकस है। नेचर, इट इज पॉजिटिव इन नेचर एज वेल एज नॉर्मेटिव इन नेचर, इट इज ओनली नॉर्मेटिव इन नेचर। तो यहाँ पे स्टार लगा दो, डबल स्टार दो, एक बार के लिए लीव करो इसको, पहले सारे कराता हूँ फिर मैं नॉर्मेटिव और पॉजिटिव का मतलब समझाता हूँ क्या होता है। इसका इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत वाइडर स्कोप है, बहुत बड़ा है, बट ये कंपैरेटिवली नैरो है क्योंकि सिंगल लेवल में बात कर रहे हैं ना। एक मैं कर रहा हूँ टोटल मैं कितना एक्सपोर्ट करता हूँ, एक पूरे इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है, कंपैरेटिवली कम है। ब्रांच, इट हैज बिजनेस इकोनॉमिक्स एज इट्स अप्लाइड ब्रांच, उसकी बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइड ब्रांच है।
इट हैज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ये ऑलरेडी एक अप्लाइड ब्रांच है इकोनॉमिक्स की। मेरी बात समझो, ब्रांचेस क्या है, ये देखो, इकोनॉमिक्स है, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स है। ब्रांचेस का मतलब क्या हुआ, इसका क्या हुआ, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इसने बोला है। और ये इट इज द ब्रांच ऑफ, इट इज ऑलरेडी द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, कहने का मतलब क्या, इट हैज द बिजनेस इकोनॉमिक्स एज इट्स अप्लाइड ब्रांच। इकोनॉमिक्स के पास क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मतलब ये इकोनॉमिक्स है, इसमें से ये क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, उसी का पार्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का। और बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्या बात कर रहे हैं, इट इज ऑलरेडी ए अप्लाइड ब्रांच, ये पहले से बनी बनाई अप्लाइड ब्रांच है किसकी, इकोनॉमिक्स की। मैं मेरे पेरेंट फादर का बेटा हूं, या मेरे पापा मेरे, मतलब मैं उनका बेटा हूं, मेरे पापा मेरे फादर है, बात तो वही है, सेम उसी तरीके से वही चीज है। कंसर्न विद ऑल द थ्योरीज फ्रॉम द प्रोडक्शन टू कंजम्पशन, सब के सब पे ये बात करता है इकोनॉमिक्स। इतनी मैंने साल में, गवर्नमेंट कहती है ना कि टोटल साल में इतना प्रोडक्शन हुआ इस सेक्टर में, इतना कंजम्पशन हुआ। बिजनेस का मतलब किसका होगा, सिर्फ सिर्फ, क्या इस पे फर्क पड़ेगा, बोलो, प्रॉफिट पे, मेरे को उससे मतलब ही नहीं है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लूँ बहुत है, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब analysis involved, it include the detailed analysis of macro level like growth, inflation, employment, etc. It include analysis of only micro level issues like demand कितनी होनी चाहिए, supply कितनी होनी चाहिए, profit कितना होना चाहिए, वही बात है। concentration, it concentrate only on the economic aspect of business problem, क्या ओवरऑल कंपनी में होना चाहिए। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हर घर रोजगार मिले, हर किसी को रोजगार मिले, हर कोई अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर पाए। मेरी क्या सोच है, सिर्फ मैं अपना बिजनेस सेटअप कर पाऊँ, सिर्फ मैं नहीं, मैं अपना बिजनेस सेटअप करूँ। मेरा क्या नजरिया है खुद के ऊपर, मैं अपना खुद का ही सोचूंगा पहले। गवर्नमेंट सोचते हैं पूरे सबका, दैट इज माइक्रो। कंसंट्रेशन गवर्नमेंट का किस पे होता है, ऑल ओवर पीपल पे। इट कंसंट्रेट ओनली ऑन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, पूरे पूरे इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे करेगा जो बिजनेस प्रॉब्लम्स है। बट उसका काम पे होगा, इट कंसंट्रेट बोथ इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट, दोनों के दोनों एस्पेक्ट पे मेरा मेन फोकस रहेगा। समझ में आया। वैलिडिटी ऑफ अजम्पशन, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, कुछ अजम्पशन होंगी, सम अजम्पशन बिकम इनवैलिड व्हेन अप्लाइड। इसको एक बार के लिए कर दो, डील लेटर, कौन कौन सी अजम्पशन होगी वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे लिख लो डील लेटर या डिस्कस्ड लेटर, बाद में पढ़ेंगे इसको। पढ़ो एक बार सारा पढ़ो जितने पॉइंट्स कराए, एक नॉर्मेटिव अप्रोच वाला छोड़ देना, नेचर 4 नंबर पॉइंट को छोड़ के सारा पढ़ो। मुझे तो बता देना, थोड़ा स्पीड पे पढ़ना, कोई भी डाउट है तो पूछ लो भाई। मत फोन देना।
ओनली इंडिविजुअल लेवल फोकस है, इसलिए वो नैरोअर है, एज कंपेरेटिवली नैरोअर है। वो भी वाइड पर उसके कंपैरिजन में नैरोअर है। वेरी गुड, एनी डाउट? पूछ लो, अच्छा लगता है। 7th पॉइंट, कंसर्न विद, क्या? देखो 7th पॉइंट समझो। मैं एक बार एग्जांपल लेके चलूं, इसका लेके चल रहा हूं मैं, इंडियन रेलवेज का आपके लिए यश। देखो इंडियन रेलवेज है, गवर्नमेंट एंटिटी है। मैंने उसका फोकस क्या है कि पब्लिक को अच्छा खासा रेलवे सर्विस मिल पाए, एक प्लेटफॉर्म से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा पाए। क्या उनका मोटिव प्रॉफिट मोटिव है? नहीं। वो चाहती है कि कितनी ओवरऑल मेरी टिकट्स बिकी, क्या मैं उनको प्रोडक्शन दे रहा हूँ, क्या उनकी कंजम्पशन हो रही है, का फोकस है। अब मैं सपोज करूँ मेरी कोई एक प्राइवेट ट्रेन चला दूँ, मेरा फोकस किस पे होगा? प्रॉफिट पे। आया क्या समझ में? कंसर्न विद ऑल द थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन, सारे प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या मेरे को हर चीज पे वो अप्लाई करेगा। बट बिजनेस इकोनॉमिक्स पे बात करेगा सिर्फ लास्ट में, बोल पैसा कितना कमाया, इट कंसर्न ओनली विद प्रॉफिट इकोनॉमिक थ्योरी, कितना में पैसा कमा। एनी डाउट? करा दें 4th नंबर पॉइंट, बहुत इजी पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, नेचर। थोड़ा सा कर लें यहाँ पे बच्चों, थोड़ा स्पेस दिया हुआ मैंने, यहाँ लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू भर भर के हैं इस टॉपिक पे, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव पे। आप यहाँ लिखना भाई, मेरे वाला थोड़ा सा बीमार हो जाता है, मैं ऐसे करता हूँ ना इसको, ठीक है। चले यहाँ पे लिखो नॉर्मेटिव। पार्टिकुलर्स रहने दो, सीधा सीधा करो। इट इंक्लूड्स ओपिनियन नॉर्मेटिव मतलब मैं एक आपको एक सलाह दे रहा हूँ, एक ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक मतलब, इकोनॉमिक्स मतलब, इकोनॉमिक्स वर्ड यूज मत करो, पॉजिटिव बात करो। पॉजिटिव मीन्स बेस्ड ऑन actual fact and circumstances। that what is happening, what is actually happening। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एग्जाम्पल। गवर्नमेंट शुड reduce the taxes। I have to wake up early in the morning। Firm should sell at least 1000 units
इन दिस ईयर। 3 एग्जाम्पल कराए, समझाऊंगा कैसे, एक बार नोट कर लो बस। सेकेंड इसका एग्जाम्पल, डिमांड इंक्रीज only when price decrease. I studied only 2 hours in that day, in the day. Firm sold 100 units only. अब मेरे ख्याल से एग्जाम्पल दिखवाने से आपको वैसे समझ में आ गया, बट मैं फिर भी समझाऊंगा एक बार। इन दोनों में मेन डिफरेंस, अच्छे एग्जाम्पल्स, अच्छे एमसीक्यूज आएंगे पेपर में। नॉर्मेटिव और पॉजिटिव वर्ड आ जाए कंफ्यूज मत होना, मेरा एग्जाम्पल समझना ही सारा। एक बार के लिए समझो, व्हाट इज नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव मीन्स ऐसा होना चाहिए, पारस आपको कम से कम 10 घंटे पढ़ना चाहिए, दैट इज नॉर्मेटिव। पारस टोटल दिन में 2 घंटे पढ़ता है, ये पॉजिटिव। होना ऐसा चाहिए, हो क्या रहा है, डिफरेंस समझ में आया। नॉर्मेटिव इंक्लूड एन ओपिनियन, सजेशन और आइडिया, ऐसा करना चाहिए, शुड बी। पॉजिटिव मीन्स बेस्ड ऑन एक्चुअल फैक्ट और एक्चुअल कंडीशन, क्या हो रहा है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट को टैक्स कम करने चाहिए, फर्स्ट नॉर्मेटिव। सेकंड, आई हैव टू वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे जल्दी उठना चाहिए, अपने आप को सजेशन दे रहा हूँ। थर्ड, इस साल फर्म को कम से कम 1000 यूनिट बेचने चाहिए, नॉर्मेटिव आ गया, नॉर्मेटिव स्टडी। पॉजिटिव क्या, डिमांड बढ़ेगा ओनली व्हेन, जब प्राइस कम होगा, रियलिटी है ये तो, फैक्ट है। आई स्टडीड ओनली 2 hours, मैं 2 घंटे दिन में पढ़ा, दैट इज पॉजिटिव। आई फर्म सोल्ड, सेकंड फॉर्म आ गई, मतलब ऑलरेडी हो चुका है पास्ट में, ओनली 100 यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड हो चुका है, या फैक्ट है या एक्चुअल है, मतलब ये हो चुका है, ये होना चाहिए। नॉर्मेटिव पॉजिटिव बेसिक फर्क मतलब समझ में आ गया। मैं यहाँ पे जैसे सीधा लिख सकता था, होना चाहिए या हो रहा है, बट एग्जाम्पल से आप रिलेट करके करोगे। इट इज पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव इन नेचर। कैसे, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं, इकोनॉमिक्स की बात करूं, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखती है और नॉर्मेटिव एस्पेक्ट भी देखती है। पॉजिटिव एस्पेक्ट कैसे इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होएगा डिमांड बढ़ेगी, इनवर्स रिलेशन है। किसकी बात कर रहा है, पॉजिटिव या नॉर्मेटिव, पॉजिटिव की। और इकोनॉमिक क्या बात करती है, गवर्नमेंट को टैक्स कम करने चाहिए, दोनों बातें कर रही है ये। इट स्टडी बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव नेचर, इकोनॉमिक की बात कर रहा हूँ। बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ नॉर्मेटिव की बात करती है, हम करते हैं वो नहीं है। आप क्या बात करते हो सुबह उठ के अपने आप से, मेरे को फाउंडेशन का अटेम्प्ट क्लियर करना चाहिए, करूंगा, मतलब नॉर्मेटिव नेचर होता है स्टार्टिंग से, टारगेटेड नेचर होता है कि मुझे इतना करना चाहिए, होता है नहीं होता बात की बात है। बिजनेस इकोनॉमिक्स से मतलब समझ में आया दोनों में। आज के टाइम में हम कोई ऑलरेडी हम एक एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं पहले हमारे बिजनेस में, सेम वही चीज होती है, बट इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी लगी हुई होती है एक्सपेक्टेशन, पॉजिटिव बात। बिजनेस में मैं पॉजिटिव यूज कर सकता हूँ पॉजिटिव नेचर का, नहीं, क्योंकि बिजनेस इज माई अनसर्टेन ड्यू टू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर। मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया और कर दिया, इस हिसाब से। आज की क्लास यहीं तक कंटिन्यू रखूं, उसके बाद बाकी मंडे को कर लें, कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है, अब आप मेरी बात समझो, एनवायरमेंटल फैक्टर का कैसे हुआ। मैंने ना फरवरी 2020 में एक ना पैसा था मेरे पास 50 लाख रुपीस, मैंने क्या किया, एक सिनेमा हॉल खरीद लिया फरवरी 2020 में। मैंने सोचा अरे इस साल मूवीज अच्छी अच्छी आनी है, एक प्रॉपर मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप राइट ले लिए, फरवरी 2020 में सिनेमा हॉल खोल लिया, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगा के, बड़ा खुश था मैं, अगले साल मेरा जो 21-22 साल रहेगा मेरा ही साल होगा, फुल पैसे कमाऊंगा, ऐसे करूँ। बस मार्च 2020 में क्या आया, लॉकडाउन लगा दिया मोदी जी ने, सिनेमा हॉल में कौन आएगा, मोदी लॉकडाउन में 2 साल तक धंधा ठप हो गया। तो क्या बोल सकते हैं इसको कि बिजनेस इज अनसर्टेन, इन्वायरमेंटल फैक्टर अनसर्टेन। बाहर से क्या चीज आया, एक्सटर्नल, SWOT,
क्या चीज आई थी, थ्रेट आया था, बाहर से आया था, अपॉर्चुनिटी थ्रेट बताया था ना, जो बाहर से आता है, थ्रेट आया मेरे बिजनेस को नुकसान करके चला गया। तो दोनों चीजें हो सकती है, इसलिए हम बिजनेस में कभी पॉजिटिव नेचर नहीं रख, हमेशा में नॉर्मेटिव नेचर से काम करना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर, समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक्स इजी लग रहा है, धीरे धीरे और इंटरेस्टिंग बनेगा सब्जेक्ट ये। 2-3 क्लास से 4 क्लास से तो ट्रायल ही होता है, वैसे ही करते करते आएंगे। एक सेकंड देखें, एक आध एमसीक्यू देखना। गिव मी 1 मिनट, मैंने इसमें ना सिलेक्टेड एमसीक्यू किए हुए हैं पहले नोट्स में, मेरे को यहाँ पे तो नहीं लिखे हुए। पढ़े? यस। इकोनॉमिक्स, अब पेपर में एमसीक्यू ऐसे बन के आएंगे। इकोनॉमिक्स रिगार्ड डिसीजन मेकिंग एज इंपॉर्टेंट बिकॉज, इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, उनके डिसीजन इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई आर अनलिमिटेड डिमांड एंड नीड्स आर फाइनाइट और स्केयर। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? डिसीजन हमारे कब बनते हैं? जब हमारी डिमांड तो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, वांट्स, बट सोर्सेज क्या होते हैं, नीड्स मतलब रिसोर्सेज फाइनाइट होते हैं, स्केयर मतलब थोड़े होते हैं। यस, तब बनता है। इट इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंड कैसे हम हमारे एलोकेटेड बेस्ट स्केयर रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं हमारी अनलिमिटेड डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज, बिल्कुल, आपने 1 लाख रुपए का अलग अलग यूज कर सकते हैं देखल। यस, तो चारों कंडीशन सही होगी, ऐसे आएंगे। अब सोचो, 1 नंबर मिल गया, कितना सेकंड लगे आपको? मैक्सिमम 10 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड। अगर आपका चैप्टर नंबर 1 स्ट्रॉन्ग हो गया तो इतनी बार रिवीजन कर लेंगे इकोनॉमिक्स के हम, इतनी बार। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स आ जाओ, डिफरेंस वाला करेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या चीज है? अभी पेंडिंग है यार ये चीज, नेचर में आएगा ये। थर्ड आ जाओ। इन इकोनॉमिक्स वी यूज द टर्म स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब लिमिटेड बोल सकते हो, यस यू कैन, कमी बोल सकते हो, ठीक है, लिमिटेड बोल सकते हो। मेरे पास लिमिटेड चीज है, क्या चीज? एब्सोल्यूट स्केरसिटी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज इज इन लेस डेवलप्ड कंट्री। लेस डेवलप्ड कंट्री है, उसमें क्या होगा? बहुत ज्यादा स्केरसिटी होगी? नहीं सर, एब्सोल्यूट मतलब होगा ही नहीं वहां पे कुछ, ऐसा तो नहीं है। एब्सोल्यूट स्केरसिटी मतलब, एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट, कंप्लीट स्केरसिटी होगी? नहीं सर। रिलेटिव स्केरसिटी हो सकती है, स्केरसिटी इन रिलेशन टू द वांट्स ऑफ सोसाइटी। सर ये लग रहा है रिलेटिव मतलब कुछ हद तक स्केरसिटी होगी। आज की बात करूं, इंडिया में क्या है, रिसोर्स की स्केरसिटी है? बिल्कुल है। क्या मैं बोल सकता हूँ एब्सोल्यूट स्केरसिटी है? द आंसर इज नो। एब्सोल्यूट स्केरसिटी कहाँ है सर? चांद पे है। पानी नहीं है, हवा नहीं है, लैंड नहीं है, लेबर नहीं है, बिजनेस नहीं है। एब्सोल्यूट स्केरसिटी मतलब कुछ भी नहीं है वहां पे। इंडिया में रिलेटिवली स्केरसिटी हो सकती है, एब्सोल्यूट मतलब कुछ भी नहीं है वहां पे। रेगिस्तान में पानी नहीं है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट स्केरसिटी। समझ में आया? स्केरसिटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिजनेस फेलियर नेचर, नहीं सर। बी, स्केरसिटी ड्यूरिंग टाइम ऑफ बिजनेस फेलियर और नेचुरल कैलेमिटी के बीच में आती है? नहीं सर। स्केरसिटी कॉज्ड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेसिव कंजम्पशन बाय द रिच। ये क्या मतलब हुआ? सपोज करो रिच लोग है, सारी की सारी रोटियां खा गए, गेहूं सारी खा गए, तो उनकी वजह से आएगा? कितनी खा लेंगे सर? नहीं, ऐसा कुछ लेना देना नहीं है इस इसका। तो रिलेटिव स्केरसिटी हो सकती है इन रिलेशन टू द वांट्स ऑफ द सोसाइटी, जिस हिसाब से सोसाइटी वांट करते। कैसे? लिम्का के कितने गिलास थे कल हमारे पास? 3 कोल्ड ड्रिंक के गिलास थे, पीने वाले कितने लोग थे? 4। अब पॉइंट नंबर बी पढ़ो। रिलेटिव स्केरसिटी मींस स्केरसिटी इन रिलेशन टू द वांट्स ऑफ द सोसाइटी। वांट्स कितने लोगों ने पीनी थी? 4 लोगों ने गिलास। पड़े कितने थे हमारे पास? 3। समझ में आया? स्केरसिटी रिलेटिव हुई ना, इसमें एक भी गिलास ना होता तो कौन सी आती? वो एब्सोल्यूट। नॉर्मली केसेस में, घरों में की एग्जांपल नहीं दे रहा मैं, रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट स्केरसिटी होती ही नहीं, बहुत रेयर टू रेयर मिलेगी। अब एलपीजी की बात करें, करंट सिचुएशन में रिलेटिव स्केरसिटी है या एब्सोल्यूट है? ऑब्वियसली रिलेटिव चल रही है, घरों में खाना तो बन ही रहा है, रेस्टोरेंट में खाना तो बन रहा है, एलपीजी कहीं ना कहीं तो है, बिल्कुल ही खत्म हो जाए, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट स्केरसिटी। नोटबंदी में जब नोटों की कमी हो गई थी कहीं ना कहीं, तब एक टाइम पे आ गई थी एब्सोल्यूट स्केरसिटी, बट द्वारा आरबीआई ने सेट कर दिया था। समझ में आया? 5th लास्ट कर लो, फिर छुट्टी कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट अब देखो पेपर में आएगा इस टाइप का,
स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है नॉर्मेटिव मतलब, बताओ वंश व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मेटिव? शुड बी, इट शुड बी, ऐसे कर लोगे। एग्जाम्पल ऐसा होना चाहिए, प्लान्ड इकोनॉमिक्स एलोकेट रिसोर्सेज वाया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। बताओ क्या ये नॉर्मेटिव? पहले सारा पढ़ो। मोस्ट ट्रांजिशनल इकोनॉमिक्स हैव एक्सपीरियंस्ड प्रॉब्लम ऑफ फॉलिंग आउटपुट एंड राइजिंग प्राइस ओवर द पास्ट डिकेड्स की बात कर रहे हैं बी नंबर पॉइंट में। पहले पॉइंट नंबर ए पढ़े, प्लान्ड इकोनॉमिक्स मतलब ऑलरेडी उनके सारी स्ट्रेटेजीज बनी हुई है, सब कुछ सेट है, सारा सब कुछ सेट है, मेरे पास एक प्रॉपर टीम है, प्रॉपर मेरे पास सब कुछ है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हेल्प से मेरे रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहा हूं। क्या ये फैक्ट है या शुड बी है? फैक्ट है, वेरी गुड। ऐसा मैं कर रहा हूं ना, प्लान्ड इकोनॉमिक्स हेल्प्स, फैक्ट है ना, ये एक रियलिटी है, ऐसा होगा, कंफर्म होगा। शुड भी तो नहीं है, शुड भी जहां आ जाए मतलब डाउट है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। जहां पे फैक्ट आ जाए मतलब ये चीज होगी। प्लान्ड इकोनॉमी, अच्छी खासी मेरे पास इकोनॉमिक्स है, मतलब अच्छी खासी टीम है मेरे पास, और मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हेल्प से मैं अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकता हूँ। यस, ये कौन सी इकोनॉमिक्स होगी? मोस्ट ट्रांजिशनल इकोनॉमिक्स हैव एक्सपीरियंस प्रॉब्लम ऑफ फॉलिंग आउटपुट प्राइसिंग राइज। डिमांड प्राइस, सॉरी डिमांड कम हो गई, फॉलिंग आउटपुट मतलब डिमांड कम हो गई, राइजिंग प्राइस मतलब प्राइस बढ़ेगा। क्या ये फैक्ट है या शुड बी है? क्या ये फैक्ट है या शुड बी है? फैक्ट है, रियलिटी है, रियलिटी है तो समझ में, समझ में आ गया। सी देयर इज ए ग्रेटर डिग्री ऑफ कंज्यूमर सोवर्जिनिटी इन द मार्केट इकोनॉमी इन द देन द प्लान्ड इकोनॉमिक्स। क्या मतलब कंज्यूमर कहां विश्वास करेंगे ज्यादा? मार्केट इकोनॉमिक्स में रादर देन प्लान्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमिक्स मतलब जहां कंज्यूमर को बेटर ऑप्शंस मिलते हैं, बेटर अल्टरनेटिव्स मिलते हैं, कंज्यूमर के हित में सोचा जाता है। क्या वो चीज ग्रेटर डिग्री ऑफ कंज्यूमर सोवर्जिनिटी वहां रहेगी देन प्लान्ड इकोनॉमिक्स? सर यस, इट इज रियलिटी। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी शुड बी ए मेजर प्रायोरिटी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। क्या मतलब हुआ? मिक्स्ड इकोनॉमी का हमारा एक टॉपिक था, मैंने अब आपको एक साथ करवाता। सोशल इकोनॉमी, ये 3-4 टॉपिक होते हैं, इनको मिक्स, देखो सोशलाइज्ड इकोनॉमी, इनको मिक्स किया जाता है तब जाके बनती है, एक सेकंड रुको, मिक्स्ड इकोनॉमी, हाइब्रिड इकोनॉमी। अब ये चीज आपको तब कराऊंगा तभी एग्जाम्पल का पॉइंट नंबर डी समझ में आएगा। तब तक आपको एक बार के लिए आप वैसे वैसे समझो इसको, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे आप इसमें। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी शुड बी मेजर प्रायोरिटी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। ये क्या होगा? ऐसा होना चाहिए। अगर आप इनइक्वालिटी कम कर दोगे, सबको इक्वल भेदभाव, इक्वल नजर से देखोगे, भेदभाव कम कर दोगे, तो आप मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ जोड़ो। ऐसा होना चाहिए बट ऐसा होता नहीं। आप देखते हो आज के टाइम में हर किसी को मतलब इस इनक्वालिटी के बेसिस पे जज किया जाता है। हमको समझाऊंगा तो बेटर समझ में आएगा। ऐसा होना चाहिए बट होता नहीं। इट इज एक बार के लिए करो, मिक्स्ड इकोनॉमी जब हम पढ़ेंगे बेटर समझ में आ जाएगा। क्लास यहीं तक रखें इकोनॉमिक्स की। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मंडे को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सारी क्लासेज आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सब कुछ बेटर ढंग से समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।